LVMH सबसे बड़ा फ्रांसीसी स्टॉक पूंजीकरण के मामले में 3 साल तक यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी थी और अकेले इसका वजन फ्रांसीसी सूचकांक के 15% से अधिक था। लेकिन यह कंपनी जो 30 वर्षों तक केवल महिमा और समृद्धि को जानती थी, उसे 25 का नुकसान हुआ है। पिछले 6 महीनों में इसके मूल्य का परसेंट जो इसके इतिहास में सबसे तेज गिरावटों में से एक है। तो आप मुझे बताने जा रहे हैं कि LVMH समान अनुपात में कई बार गिरा, और यह सच है, लेकिन वे कम गंभीर गिरावट थे क्योंकि यह वित्तीय बाजारों में सामान्यीकृत गिरावट के संदर्भ का हिस्सा था। उदाहरण के लिए कोविड की दरार 2008 संकट या ब्याज दरों में वृद्धि 2022 वह अवधि जब LVMH ने वास्तव में अपने मूल्य का 25% से अधिक खो दिया, लेकिन केवल बाजार का अनुसरण करके इसे गिरावट का सामना करना पड़ा, जो कि कंपनी के लिए बहुत कम चिंताजनक है। क्या हो रहा है कि LVMH उस अवधि में काफी तेजी से गिर रहा है, जहां समग्र रूप से वित्तीय बाजार में थोड़ी गिरावट आ रही है या स्थिरता आ रही है, लेकिन पिछले 6 महीनों में उन्होंने वास्तविक वित्तीय संकटों का अनुभव नहीं किया है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था। किसी स्टॉक के तहत इस तरह की हलचल का आमतौर पर मतलब ये होता है कि सामान्य तौर पर वित्तीय बाजारों में कोई समस्या नहीं है, बल्कि विशेष रूप से इस विशेष कंपनी के साथ कोई समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसे उचित ठहराया जा सके। इतनी बड़ी गिरावट अभी भी काफी महत्वपूर्ण होगी। पहला कारण जो इस गिरावट को समझा सकता है वह 2023 की खराब तीसरी तिमाही है, लेकिन नतीजों से पहले ही स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई थी और तिमाही नतीजों पर कुछ प्रतिशत का अंतर इतनी बड़ी गिरावट को उचित नहीं ठहराता है। नतीजे क्या हैं हम देखते हैं, लेकिन यह कार्रवाई पर समस्या की जड़ नहीं है। पुनर्मूल्यांकन में LVMH के अलावा सामान्य रूप से लग्जरी ब्रांड शामिल नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने समान प्रक्षेप वक्र का अनुभव किया है और उनकी विकास संभावनाओं में कमी के कारण बाजार को अब विश्वास नहीं है कि LVMH उसी गति से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। LVMH प्रतिवर्ष लगभग 20% की वृद्धि जारी रखने में सक्षम होगा। यह उदाहरण के लिए इस ग्राफ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पिछली वृद्धि लगभग 20% प्रतिवर्ष थी और विश्लेषकों द्वारा अनुमानित भविष्य की वृद्धि लगभग 6% प्रतिवर्ष है। बहुत नीचे है और जो मूल्यांकन में गिरावट को उचित ठहराता है जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। दूसरा बिंदु जो गिरावट को उचित ठहराता है वह उस घिसी पिटी बात का अंत है जो यह विचार था कि LVMH के लग्जरी ग्राहक अमीर थे, कि अमीरों को संकट का अनुभव नहीं होता है और इसलिए कि आर्थिक स्थिति के बीच एक प्रकार का वियोग था। सामान्य आबादी और लग्जरी कंपनियों के परिणाम जो अंततः पक्ष वास्तविकता नहीं साबित होती है, और LVMH की गिरावट को प्रेरित करने वाले इन दो फंड तत्वों में एक बात समान है, जो कि LVMH के विकास और परिणामों में मध्यम वर्ग का महत्व है। आम धारणा के विपरीत और हाल के अध्ययनों के अनुसार मध्यम वर्ग के उपभोक्ता लग्जरी बाजार में 50% से अधिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके अलावा बिक्री वृद्धि में उनका बड़ा योगदान है। लग्जरी ग्राहकों को आमतौर पर 2 ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। हमारे पास वास्तव में 5% सबसे सक्रिय उपभोक्ता होंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष $43,000 तक खर्च करेंगे। व्यक्ति इतना बड़ा खर्च जो बिक्री के लगभग 40% के बराबर है, लेकिन तब आपके पास ग्राहकों का विशाल बहुमत होगा जो प्रतिवर्ष $75,000 से कम कमाते हैं, जो बहुत अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत वेतन के साथ $60,000 प्रतिवर्ष 75,000 से कम कमाई काफी हद तक मध्यम वर्ग है। तो यह मध्यम वर्ग प्रतिवर्ष लगभग $2,200 या उससे कम खर्च करेगा। इसलिए यह उन उच्च रोलर्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम है जो हमने पहले देखे थे, लेकिन चूंकि उनमें से बहुत सारे हैं क्योंकि वे ग्राहकों के विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। खैर, यह मध्यम वर्ग अंततः मेल खाता है 50 से अधिक तक समूह बिक्री का परसेंटेज। विलासिता के मामले में हमने हाल ही में जो बहुत ऊंची वृद्धि का अनुभव किया है वह इस लगातार बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित है, जिसने अपनी अतिरिक्त आय विशेष रूप से लग्जरी उत्पादों पर कोविड बचत से जुड़ी हुई खर्च की है। विकास के लिए मध्यम वर्ग पर इस निर्भरता का मतलब है कि हम एक प्रतिचक्रीय कंपनी के साथ नहीं हैं जो संकट की अवधि के दौरान बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि इसके ग्राहक जो कथित रूप से बहुत अमीर हैं भारी क्रय शक्ति बनाए रखेंगे, बल्कि इसके विपरीत एक ऐसी कंपनी के साथ जो आकर्षित करती है इसकी अधिकांश वृद्धि मध्यम वर्ग द्वारा उत्पन्न आय के अस्तित्व से हुई।
जब उनकी आय उनके खर्चों से अधिक हो जाती है तो वे लुई वुइटन बैग या बालिनियागा स्नीकर खरीदकर अपना मनोरंजन करते हैं। सिवाय इसके कि यह अतिरिक्त आय आज जैसे संदर्भ में बहुत अधिक मुद्रास्फीति और अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास के साथ काफी कम हो जाती है, और इसलिए मध्यम वर्ग सबसे अनावश्यक खर्चों में कटौती करेगा। और एक स्वेटर या जींस पर 2000 यूरो खर्च करने से ज्यादा बेकार क्या है। खैर, दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए घरेलू आय और विलासिता मुनाफे के बीच का संबंध, जिसे किसी ने कमजोर समझा होगा, वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है और संभवतः मुख्य कारक है व्यापक आर्थिक, जो समूह के विकास को निर्धारित करेगा। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर हमारे पास विलासिता की वृद्धि में एक निर्धारण कारक के रूप में बहु करोड़पतियों और अति अमीरों की संख्या होगी, और दूसरे कारक के रूप में जिसे हम दुनिया भर में मध्यम वर्ग का बजटीय अधिशेष कह सकते हैं। वास्तव में ये दो आंकड़े ही हैं जो दुनिया में सामान्य तौर पर विलासिता के प्रदर्शन को निर्धारित करेंगे, और वहां से हम तीसरी तिमाही के नतीजों पर नए सिरे से नजर डाल सकते हैं। ऐसे संदर्भ में जहां यूरोपीय, अमेरिकी और यहां तक कि चीनी मध्यम वर्ग वर्तमान में अन्य चीजों के अलावा मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति के मामले में एक कठिन दौर का सामना कर रहा है, यह लगभग काफी आश्चर्यजनक लगता है कि वे लगातार खर्च कर रहे हैं। विलासिता में काफी महत्वपूर्ण धनराशि, उदाहरण के लिए वर्तमान संदर्भ में कोई यह मान सकता है कि मध्यम वर्ग से जुड़ी 50% बिक्री 2022 की तुलना में काफी कम हो गई होगी, जो LVMH के लिए बहुत अच्छा वर्ष था। एक बार फिर हम लग्जरी खर्च के बारे में बात कर रहे हैं, जो अधिक अपरिहार्य नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, वे अभी भी लगभग 14% की काफी सम्मानजनक वृद्धि को बनाए रखने का प्रबंधन करते हैं, जो वास्तव में सामान्य से कम है। लेकिन जो इस प्रतिकूल स्थिति में भी बहुत अच्छा बना हुआ है व्यापक आर्थिक संदर्भ। ईमानदारी से कहें तो हम इससे भी बदतर परिणामों की कल्पना कर सकते थे, खासकर जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं लग्जरी वस्तुओं के पुनर्विक्रय के मामले में लग्जरी को सेकंड हैंड स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो घड़ियों के बारे में बात करता है, लेकिन हमारा मानना है कि यह सामान्य रूप से लग्जरी उत्पादों के लिए काफी समान है। सेकंड हैंड लग्जरी वस्तुओं की बिक्री कीमत है 2022 के बाद से काफी गिरावट आई है, और इसलिए कम बजट वाले LVMH ग्राहकों को वही वस्तुएं सेकंड हैंड से काफी सस्ती कीमत पर मिल सकती है। लेकिन नहीं, उन्होंने अभी भी स्टोर पर जाकर पैसा खर्च करना जारी रखा है, और यह अभी भी ग्राहकों के प्रति लगाव को दर्शाता है। विभिन्न ब्रांड जो समूह बनाते हैं, इसके अलावा कंपनी रक्षात्मक गुणों को बरकरार रखती है, जो सभी समान हैं, वर्तमान में बहुत प्रशंसनीय है। विशेष रूप से एक ऋण जो कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के संबंध में बेहद कम है, एक ऐसा ऋण जो वास्तविकता में लगभग अस्तित्वहीन है। विलासिता अभी भी एक बहुत दिलचस्प व्यवसाय बना हुआ है। बैग या उत्पादों को बैग की लागत मूल्य से 10 गुना अधिक बेचने का तथ्य, यह कुछ बहुत दिलचस्प बना हुआ है जो भारी बजटीय लचीलेपन की अनुमति देता है। समूह द्वारा उत्पन्न वित्तीय अप्रत्याशित लाभ वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है कठिनाई में फंसी कंपनियों की बुद्धिमानी से खरीदारी करने के लिए। यह कुछ विशेष संदर्भ है जो समूह के पोर्टफोलियो का और विस्तार कर सकता है, और इस प्रकार स्थिति में समूह की वृद्धि को बढ़ा सकता है। व्यापक आर्थिक स्थिति बहाल हो गई है। अंत में हम LVMH स्थिति के 3 दृष्टिकोणों को परिभाषित करेंगे, जो बताएंगे कि हर कोई LVMH स्टॉक के संबंध में और सामान्य रूप से लग्जरी बाजार के संबंध में खुद को कैसे स्थापित कर सकता है। पहला विचार यह सोचना है कि 2000 के दशक का लग्जरी बूम खत्म हो गया है। यह एक थकावट है। इस प्रकार के उत्पाद के लिए उपभोक्ता की भूख में गिरावट आई है, और यही इन बुरे परिणामों का कारण है। इसलिए हम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर सकते हैं जहां विलासिता अन्य उद्योगों के समान गति से बढ़ेगी, प्रतिवर्ष 5 से 10% के बीच, जो वास्तव में एक पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और जो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वित्तीय बाजारों पर काफी साझा किया जाता है। वर्तमान में विशेष रूप से के साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने विशेष रूप से लेखों का साक्षात्कार लिया, जिससे पता चला कि कई सेक्टर विश्लेषक इस परिदृश्य में काफी विश्वास करते थे। दूसरा परिदृश्य जो हमारे पास होगा वह यह है कि बिक्री में मंदी दुनिया भर में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में गिरावट या कम से कम मामूली तेजी के कारण है, जो हाल के वर्षों में विलासिता की बिक्री को बढ़ा रही थी। लेकिन यह दूसरी दृष्टि जो काफी निराशावादी बनी हुई है, सोचेगी कि दुनिया भर में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति काफी कम रहेगी और आने वाले वर्षों में इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, और इसलिए मध्यम अवधि में समूह की वृद्धि अपेक्षाकृत बनी रहेगी, कम।
एक बार फिर 5 और 10% प्रतिवर्ष के बीच वृद्धि जो पूरी तरह से सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह उतने ऊंचे मूल्यांकन को उचित ठहराए जितना LVMH चाहता है। और तीसरी दृष्टि, अपेक्षाकृत आशावादी परिदृश्य। ये कहना है कि बिक्री में मंदी वास्तव में क्रय शक्ति में संकट से आती है, न कि अपने आप में विलासिता की थकावट से, बल्कि परिकल्पना 2 के विपरीत बीच में खरीदारी की शक्ति से आती है। मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के इस दौर के बाद कक्षाएं काफी तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे LVMH की बिक्री वृद्धि पहले की तरह लगभग 15-20% तक बढ़ जाएगी, जो कर्मचारियों की तुलना में उच्च मूल्यांकन पर वापसी को उचित ठहराएगा। मेरी राय जो बेकार है वह परिदृश्य 3 है, लेकिन यह सच है कि हम समझ सकते हैं कि बाजार आज परिदृश्य 1 और 2 के बीच काफी झिझक रहा है, क्योंकि परिदृश्य 3 के पक्ष में होने के लिए आपको सब कुछ काफी आशावादी होना चाहिए और विभिन्न को थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए। यदि आप टेलीविजन देखते हैं या यदि आप मीडिया पर नजर रखते हैं तो वर्तमान आर्थिक और भू राजनीतिक समस्याएं बहुत जटिल हैं, और यहाँ तक कि काफी आशावादी लोग भी, मुझे लगता है कि 2023 की चौथी तिमाही या यहाँ तक कि पहली तिमाही में मध्यम वर्ग की खरीदारी की शक्ति में विस्फोट नहीं दिख रहा है। डॉल्बस का जो काफी मजबूत अल्पकालिक लाभ या थोड़ा अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण देता है, इसलिए स्पष्ट रूप से सावधान रहें। वृद्धि के संदर्भ में आप जो कर रहे हैं वह केवल मेरे विश्लेषणों और मेरी रीडिंग का फल है, लेकिन यह बहुत अधिक मूल्य का नहीं है। LVMH शेयर अभी भी इस व्यापक आर्थिक संदर्भ में गिर सकता है और किसी भी स्थिति में सभी शेयर हमेशा शून्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसी तरह मुझे लगता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। या तो LVMH ने अभी भी एक बेहद ठोस वित्तीय बैलेंस शीट बनाए रखी है। बेशक थोड़ी मंदी है, लेकिन जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझाने योग्य है, और जो किसी भी मामले में LVMH शीर्षक के आसपास विशेष रूप से घबराहट को उचित नहीं ठहराता है। ये मेरी राय है। यहाँ वीडियो समाप्त हो गया है। यदि आप कार्रवाई पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे यह जानकर खुशी होगी कि कार्रवाई के बारे में आपके पास क्या दृष्टिकोण है, और यहाँ आप जाएं, सदस्यता लें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, और मेरे अन्य वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।